हाय एवरीवन। हम रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे थे और अब तक हमने देखा था एक रैंडम वेरिएबल और दो रैंडम वेरिएबल्स, एक रैंडम वेरिएबल, दो रैंडम वेरिएबल्स, और हमने दो रैंडम वेरिएबल्स के दो रैंडम वेरिएबल्स के एक्सटेंशन की तरह हमने देखा था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। और जैसा हमने दो रैंडम वेरिएबल्स की बात करते हुए कहा था, हम रैंडम वेरिएबल्स के एक पेयर को, क्योंकि मैंने कल भी कहा, पिछले लेक्चर में भी कहा था, रैंडम वेरिएबल्स का जोड़ा बोलना थोड़ा अजीब लगता है, तो मैं रैंडम वेरिएबल्स का पेयर ही बोलूँगा कि एक पेयर को XY दो तरीके से या दो तरह से देख सकते हैं। एक XY पहले आया, एक ये एक पेयर है जिसमें दो रैंडम वेरिएबल्स x और y, एक पेयर है जिसमें दो रैंडम वेरिएबल्स x और y हैं। ये साधारण डेफिनेशन है इसको। तो ये सैंपल स्पेस से R2 पर एक फंक्शन, ये सैंपल स्पेस से R2 पर एक फंक्शन है। ये दूसरी डेफिनेशन है। अब अगर सैंपल स्पेस से R2 पर फंक्शन हो सकता है, तो अगर मैं सैंपल स्पेस से R2 पर फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, तो Rn पर भी Rn रियल स्पेस है। अगर मैं R2 पर फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, तो Rn पर भी डिफाइन कर सकता हूँ, और ऐसे ही मैं एक रैंडम वेक्टर डिफाइन करता हूँ, एक रैंडम वेक्टर x, रैंडम वेक्टर x x1 से xn सैंपल स्पेस से Rn पर एक सैंपल स्पेस से Rn पर एक मैप है। ये रैंडम वेक्टर्स की एक डेफिनेशन है। रैंडम वेक्टर्स की एक दूसरी डेफिनेशन है x Rn एक रैंडम वेक्टर कहलाता है, x इन Rn एक रैंडम वेक्टर कहलाता है जब x को मैं x1 से xn तक एक वेक्टर की तरह लिख सकता हूँ, वेक्टर या एंटपल तरह
लिख सकता हूँ, वेक्टर एंड टपल का अंतर आपको इस 2 पार्ट कोर्स के पहले पार्ट के एंड में समझ में आएगा। जहाँ हर x1 से xn एक रैंडम वेरिएबल, जहाँ x1 से xn एक रैंडम वेरिएबल है। तो जैसे हमने रैंडम वेरिएबल्स के पेयर को 2 तरह से डिफाइन किया था, वैसे ही हम रैंडम वेक्टर को 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक, ये सैम्पल स्पेस से एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में एक मैप है, ये रैंडम वेक्टर की एक डेफिनेशन है। रैंडम वेक्टर की दूसरी डेफिनेशन है, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका हर एलिमेंट एक रैंडम वेरिएबल है। तो रैंडम वेक्टर को समझने के 2 तरीके हैं। यहाँ पर ये दोनों ही डेफिनेशंस आगे चलकर हमारे काम आएंगी, और हम इन दोनों डेफिनेशंस को, जहाँ पर हमारे लिए जिस डेफिनेशन से आसान होगा मैनिपुलेट करना, उस डेफिनेशन का प्रयोग वहाँ पर उस तरह से करते रहेंगे। अब जैसे Rn में वेक्टर सकता है, वैसे ही Cn में भी कॉम्प्लेक्स रैंडम वेक्टर हो सकता है। जैसे ओमेगा से Rn में रैंडम वेक्टर हो सकता है, वैसे ही ओमेगा से Cn में भी कॉम्प्लेक्स रैंडम वेक्टर हो सकता है। यहाँ ये इसकी दूसरी डेफिनेशन ये होगी, दूसरी डेफिनेशन होगी कि x ऐसा वेक्टर है जिसका हर एलिमेंट एक कॉम्प्लेक्स x एक ऐसा वेक्टर है जिसका हर एलिमेंट एक कॉम्प्लेक्स रैंडम वेरिएबल है। और अब जैसे हमने रैंडम वेरिएबल्स, पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स के लिए पीडीएफ और सीडीएफ डिफाइन किए थे, वैसे ही यहाँ पर पीडीएफ और सीडीएफ डिफाइन करेंगे। तो मैं एक रैंडम वेक्टर का सीडीएफ, एक रैंडम वेक्टर का सीडीएफ होता है fx of x equal to probability that x is subsumed by x, इसे ऐसे लिखते हैं, जिसका मतलब है कि एलिमेंट वाइज, इसे बोलते हैं एलिमेंट वाइज इनइक्वालिटी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी x1 से कम है, x2 से कम है, और वैसे ही कॉम्प्लेक्स रैंडम वेरिएबल्स के लिए कॉम्प्लेक्स रैंडम वेरिएबल्स के लिए ये होगा। तो
ये इसका CDF है। नेचुरली इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, f(x1, x2, xn) का जॉइंट CDF। ये इसे मैं n रैंडम वेरिएबल्स के जॉइंट CDF की तरह भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये अंडरलाइन वाला नोटेशन हमारे लिए लिखना आसान है। और साथ साथ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इसका PDF n PDF होगा f(x, x) equals x1 से xn। ये अब x1 से xn, इसे इसका जॉइंट PDF कहेंगे, जिसकी इंटरप्रिटेशन यही होगी कि ये अब मैं, क्योंकि n डायमेंशनल स्पेस कंसिडर कर रहा हूँ, तो f(x) ऑफ x एक स्केलर है जो कि रैंडम वेक्टर x के डमी x के आसपास एक हाइपरक्यूब में होने की प्रोबेबिलिटी और उस हाइपरक्यूब के वॉल्यूम की रेशो बताता है, जबकि वो हाइपरक्यूब छोटा रहा है, या जबकि वो हाइपरक्यूब इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हो रहा है, तो उस हाइपरक्यूब में इस रैंडम वेक्टर के होने की प्रोबेबिलिटी बताता है। और CDF भी एक तरह के हाइपरक्यूब में होने की प्रोबेबिलिटी बताता है, जो कि -इन्फिनिटी से लेकर और उस पॉइंट x तक जाता है। अब नेचुरली मैं यहाँ पर एक दिखा सकता हूँ कि इंटीग्रल Rn -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये इसका एक तरह से n डायमेंशनल इंटीग्रल होगा, और प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेक्टर, यहाँ पर जनरल प्रोबेबिलिटी होगी कि रैंडम वेक्टर किसी n डायमेंशनल सेट, रैंडम वेक्टर x किसी n डायमेंशनल सेट जहाँ की A Rn का सबसेट है, में होने की प्रोबेबिलिटी A होगी
ए ये एफ एक्स, ये उस रैंडम वेक्टर एक्स के ए में होने की प्रोबेबिलिटी है। अब जैसे मैंने मार्जिनल्स डिफाइन किए थे वैसे ही मैं यहाँ भी मार्जिनल्स डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ रैंडम वेरिएबल एक्स के का मार्जिनल पीडीएफ होगा एफ एक्स के इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स वन डी एक्स के माइनस वन डी एक्स के प्लस वन डी एक्स एन। यानी कि अगर मैं इसे जॉइंट पीडीएफ को या एन डायमेंशनल जॉइंट पीडीएफ को एक्स के छोड़कर बाकी सब पर इंटीग्रेट कर लेता हूं तो वो एक्स के का मार्जिनल पीडीएफ होगा। नेचुरली अगर मुझे एक से मैं ऐसे ही एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के जॉइंट मार्जिनल पीडीएफ मैं ऐसे ही एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स के जॉइंट मार्जिनल पीडीएफ निकाल सकता हूँ। मुझे करना सिर्फ इतना है कि उन रैंडम वेरिएबल्स को छोड़कर बाकी सभी रैंडम वेरिएबल्स पर इंटीग्रेट करना है। अब एफ एक्स वन टू एक्स के गिवन के प्लस वन टू एक्स एन, ये हो एक्स वन एक्स एन एक्स के गिवन। यहाँ पर मैं कंडीशनल पीडीएफ भी डिफाइन कर सकता हूँ। ये होगा एक्स वाई के प्लस वन एक्स एन प्लस, ये इसका कंडीशनल पीडीएफ होगा। नेचुरली हम इन आइडियाज़ पर दोबारा आएंगे जब हमें इनकी डायरेक्टली ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो अगला बड़ा आइडिया हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सपेक्टेशंस। अब एक रैंडम वेक्टर एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू जिसे हिंदी में प्रत्याशित मान बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। मैंने ये बताना भूल गया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी एक वेक्टर की एक्सपेक्टेड वैल्यू भी एक वेक्टर ही होगी और ये होगा x1 से xn और इसे मैं लिख सकता हूँ इसे मैं वेक्टर म्यू बना सकता हूँ। तो ये एक रैंडम वेक्टर की एक्सपेक्टेड वैल्यू भी एक वेक्टर ही होगी जिसे मैं यहाँ पर वेक्टर म्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब जैसे एक
रैंडम वेरिएबल के लिए हम मीन और वेरिएंस डिफाइन करते हैं। दो वेरिएबल्स के लिए हमने मीन्स, वेरिएंसेस और साथ में एक और टर्म कोवेरिएंस की थी। अब एक रैंडम वेक्टर को पूरी तरह समझने के लिए उसके मीन के साथ साथ उसका कोवेरिएंस मैट्रिक्स भी समझना उसके मीन के साथ साथ उसका कोवेरिएंस मैट्रिक्स भी समझना ज़रूरी है। सो अब एक रैंडम वेक्टर पूरी समझने के लिए उसके मीन के साथ साथ उसका कोवेरिएंस मैट्रिक्स भी समझना ज़रूरी है। तो अब मैं कोवेरिएंस मैट्रिक्स को डिफाइन करूंगा और कोवेरिएंस मैट्रिक्स को डिफाइन करने से पहले हमें कोरिलेशन मैट्रिक्स को समझना ज़रूरी है। तो अब हम कोरिलेशन मैट्रिक्स और कोवेरिएंस मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। तो पहले कोरिलेशन मैट्रिक्स किसी रियल वैल्यूड रैंडम वेक्टर x का कोरिलेशन मैट्रिक्स होता है R इक्वल्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ट्रांसपोज। R इक्वल्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ट्रांसपोज। यहाँ x ट्रांसपोज x का आउटर प्रोडक्ट कहलाता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि किसी भी रैंडम वेक्टर का कोरिलेशन मैट्रिक्स उस वेक्टर के अपने साथ आउटर प्रोडक्ट का किसी रैंडम वेक्टर का कोरिलेशन मैट्रिक्स उस वेक्टर के अपने साथ आउटर प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन होता है। तो अब मैं ज़रा आउटर प्रोडक्ट को देखता हूं। तो हमने देखा था x या x1 से xn ये, तो x ट्रांसपोज हुआ x1 से xn और x1 से ये हुआ x1 से x1
x1 x2 और x ये इसे मैं दोबारा लिखूं तो अब ये इसकी एक्सपेक्टेशन अगर मैं इसकी ये बनेगा R इक्वल्स। अब मैं इस मैट्रिक्स की हर इंडिविजुअल एलिमेंट की एक्सपेक्टेशन अलग से ले सकता हूँ। तो ये बनेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 x2 expected value of xn square x2 x1 square ये R है, ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है और ये रियल वैल्यूड रैंडम वेक्टर के लिए कोरिलेशन मैट्रिक्स है। अब मैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूज के लिए करता हूं तो रैंडम वेक्टर x का कोरिलेशन या मैट्रिक्स होता है R इक्वल्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब मैंने ट्रांसपोज को कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, तो ये होगा, इसे मैं लिखता हूँ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑपरेशन को मैं लिखता हूँ हर्मिशियन, XX हर्मिशियन। तो हर्मिशियन ऑपरेटर या किसी वेक्टर मैट्रिक्स A का जो हर्मिशियन होता है वो उसी मैट्रिक्स A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है। तो हर्मिशियन को मैंने, हाँ, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मतलब होता है हर्मिशियन। तो अब इस केस में R होगा x1 से xn ये x1 square x1 x2 conjugate x1 x3 conjugate ऐसे। तो ये होगा x, तो इसकी एक्सपेक्टेशन नेचुरली ये होगा ये इसका nth ऑर्डर, ये इसका कोवेरियंस मैट्रिक्स होगा। अब ये इसका कोरिलेशन मैट्रिक्स होगा। अब कोरिलेशन मैट्रिक्स से जो कोरिलेशन मैट्रिक्स को यूज़ करके आएगा उसे, या कोरिलेशन मैट्रिक्स से हम बनाएंगे कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो एक रियल वैल्यूड रैंडम वेक्टर x जिसका मीन
वेक्टर म्यू है का कोवेरिएंट, मीन वेक्टर म्यू है और कोरिलेशन मैट्रिक्स R है, उसका कोवेरिएंस मैट्रिक्स होगा, उसका कोवेरिएंस मैट्रिक्स होगा सिग्मा इक्वल्स R माइनस म्यू म्यू ट्रांसपोज या सिग्मा इक्वल्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू ट्रांसपोज, जिसे कि आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन कोवेरिएंस मैट्रिक्स ये होता है। कोवेरिएंस मैट्रिक्स की डेफिनेशन नीचे वाली है, बट आप थोड़ी सी मैनिपुलेशन से इसे ऊपर वाली फॉर्म में लेकर जा सकते हैं। वैसे ही एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड रैंडम वेक्टर जिसका मेन वेक्टर म्यू है और कोरिलेशन मैट्रिक्स R है, उसका कोवेरिएंस मैट्रिक्स होगा सिग्मा इक्वल्स वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू हर्मिशियन इक्वल्स R माइनस म्यू म्यू हर्मिशियन। उसका कोवेरिएंस मैट्रिक्स होगा R माइनस म्यू म्यू हर्मिशियन। तो यहाँ पर हमने एक रैंडम वेक्टर का मीन वेक्टर और उसका कोवेरिएंस मैट्रिक्स डिफाइन कर दिए हैं। अगले लेक्चर में हम रैंडम वेक्टर्स के और कोवेरिएंस मैट्रिसेस के कुछ और या रैंडम वेक्टर्स और कोवेरिएंस मैट्रिसेस की इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।